जादुई महल और मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है। सेवकपुर नामक गांव में रिया और ज्योति नाम की दो लड़कियां रहती थी। दोनों लड़कियां एक दूसरे से बहुत अलग थी। एक तरफ रिया बहुत आलसी और घमंडी लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ ज्योति दिल की बहुत साफ और लोगों की मदद करने वाली थी। साथ ही साथ सुंदर भी थी। दूसरों को दर्द में देखकर वो तुरंत ही उनकी मदद करती। ज्योति की दादी थी जिसके साथ वो बचपन से रह रही थी, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद ज्योति की परवरिश उसकी दादी करती है। लेकिन समय के साथ साथ उसकी बूढ़ी दादी और भी बूढ़ी हो जाती है और अब ज्योति को दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते थे। रिया के पास बहुत पैसा था क्योंकि उसके पिताजी शहर में एक अच्छी कंपनी में मैनेजर थे, जिस वजह से रिया को कभी भी मुश्किल वक्त का सामना नहीं करना पड़ा। रिया का घर बहुत बड़ा था और गांव में रिया का परिवार अमीर परिवारों में आता था, जिस वजह से लोग उनके घरों में काम किया करते थे और कुछ पैसे कमाया करते थे। उन्हीं लोगों में से एक ज्योति भी थी जो अपनी बूढ़ी दादी के लिए ज्योति घर में काम किया करती थी। अभी कुछ समय से ही ज्योति की बूढ़ी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और अचानक बेड रेस्ट पर आ जाती है। दादी, मैं रोजाना काम पर जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका इतना ख्याल नहीं रख पाती, लेकिन मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो ये 4 पैसे कमा कर कैसे लाऊंगी और आपकी तबीयत की देखभाल कैसे करूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मुझे तेरे साथ रहते रहते ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा ही मेरे साथ हो। वो भी मेरी बहुत चिंता करता था और तू भी बिल्कुल उसके जैसी ही है। अब तू काम पर जा वरना लेट हो जाएगी। ठीक है दादी, अपनी दवाई खा लेना और मैंने खाना बना दिया है, आप गर्मा गर्म खाना खा लो। और दवाइयाँ भी पास में रख देती है और अपने काम पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो रिया के घर पहुँच जाती है। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा है। मुझे लगता है आज घर में कोई प्रोग्राम है, तभी रिया का घर इतना सुंदर सजा हुआ है। अरे ज्योति, मुंह फाड़ कर मेरा घर मत देख वरना तेरी नजर लग जाएगी। तुझे पता है आज मेरा बर्थडे है, इस वजह से आज घर डेकोरेट हो रखा है। आज शाम को तुझे भी मेरे बर्थडे पर आना है। अरे नहीं नहीं, मेरे घर पर मेरी बूढ़ी दादी है और मैं यहाँ से काम करके बहुत देर बाद ही फ्री होती हूँ। अगर मैं शाम को भी यहाँ आ जाऊंगी तो उनकी देखरेख कौन करेगा। अच्छा ठीक है, चल मेरे कमरे में, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, उसके बाद तू अपना काम कर लियो और चली जाइयो। रिया जबरदस्ती ज्योति को अपने कमरे में ले जाती है। ये देख, आज मेरे बर्थडे के लिए मेरे पिताजी ने फैशन डिजाइनर से इतना अच्छा गाउन बनवाया है और यही गाउन मैं अपने बर्थडे पर पहनूंगी। अरे वाह, इस गाउन में तुम आज शाम को बहुत सुंदर लगोगी। ये गाउन तो बहुत अच्छा है। मेरे हर बर्थडे पर मेरे पिताजी और मेरी माताजी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करवाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े गिफ्ट करते हैं। तुझे तो ये सारी चीज नसीब नहीं होती होगी ना ज्योति, क्योंकि तेरे तो माता पिता ही नहीं है। और रही उस बूढ़ी दादी की, तो उसका भी पालन पोषण तुझे ही करना पड़ रहा है। और तो ये 4 पैसे कमाने के लिए पूरा दिन हमारे घर में काम करती है बेचारी। देखो, भगवान ने मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे मेरी किस्मत में मेरी दादी मिल गई और मुझे क्या चाहिए। कम से कम मेरे पास कोई तो है जो मेरी इतनी देखरेख करता है। मेरे माता पिता के चले जाने के बाद मेरी दादी ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरी दादी मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे तुम्हारे जैसे महंगे शौक रखने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी दादी को अच्छे से घूमते फिरते हुए देखना चाहती हूँ। एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से घुमाऊंगी और बहुत ख्याल रखूंगी। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ज्योति बहुत समझदार होती है, जिस वजह से उसको वो महंगे महंगे शौक बेकार और फिजूल खर्ची लगते हैं। और वहीं खड़ी रिया अपने मन में बड़बड़ाती है, आज शाम को मेरा बर्थडे है और मैंने इसको क्या कुछ नहीं दिखाया। मेरे घर की डेकोरेशन देखकर इसके मन में लालच आना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आया। और तो और मैंने इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस दिखाई, फिर भी इसको मुझसे जलन नहीं होती। पता नहीं ये किस मिट्टी से बनी है जो इसे मेरी महंगी महंगी चीज देखकर भी कभी लालच नहीं आता। ज्योति अपना काम निपटाकर अपने घर वापस जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा विशाल महल दिखाई देता है। उस महल में ज्योति खुद ही खिंची चली जाती है और उस महल में जाकर वो अपने आप को एक जादुई मेकअप किट के सामने पाती है। लेकिन ये सारी चीज जब तक ज्योति समझ पाती कि तभी ज्योति को एक आवाज सुनाई देती है, ज्योति, अब जब तुम इस महल में आ ही गई हो
तो तुम्हें मेरा एक सवाल समझकर जवाब देना होगा। सवाल ये है कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी सहेली एक मुसीबत में फंसी हो और दूसरी तरफ बहुत सारे पैसे रखे हो, तो तुम अपनी सहेली को उस मुसीबत से निकालना पसंद करोगी या उन पैसों को लेकर वापस जाना पसंद करोगी? देखो, इस महल में मैं नहीं आना चाहती थी और न ही मैं आपको जानती हूँ कि आप कौन हो। कृपया करके आप मेरे सामने आओ। और रही बात उस सवाल की, तो मैं सबसे पहले अपनी सहेली को बचाऊंगी, क्योंकि पैसे तो कभी भी इंसान के पास आ जा सकता है, लेकिन सहेली बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि वो पैसे तुम्हारी दादी के इलाज में काम आ सकते हैं और इससे तुम्हारी दादी ठीक भी हो जाएगी, तब भी तुम अपनी सहेली को ही चुनोगी? देखिए, बहुत आसान सा सवाल है। मेरे पास सहेली रहेगी तो मैं उसे अपने दुख दर्द बांट सकूंगी और अपना मन हल्का कर सकूंगी, और पैसे तो मैं खुद भी कमा सकती हूँ। मैं अपनी दादी को अपनी मेहनत से कमाई हुए पैसों से ठीक कर दूंगी। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। तुम तो बहुत अच्छे दिल की हो और ईमानदार लड़की हो। तुमने एक बार भी लालच नहीं किया और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा करना। ये तुम्हारे सामने पास में रखी मेकअप किट से आवाज आ रही है और मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ। इस जादुई मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाकर तुम जो भी मांगोगी, ये तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। ज्योति मेकअप किट उठाती है और अपने चेहरे पर मेकअप कर लेती है। जैसी ही ज्योति मेकअप करती है, वो अपने घर वापस पहुंच जाती है। अरे, अचानक मैं अपने घर पर कैसे आ गई? अभी तो मैं मेकअप किट के सामने खड़ी थी। मुझे लगता है मेकअप किट की सारी बात सच है। अब जब मैं मेकअप करके अपने घर पहुंच गई हूँ, तो मैं अपनी दादी को मेकअप किट की बताई बात से ठीक कर लेती हूँ। हे जादुई मेकअप किट, मेरी दादी को बिल्कुल ठीक कर दो और उन्हें पहले की तरह तंदुरुस्त कर दो। ज्योति के इतना कहते ही जादुई मेकअप किट से जादू होता है और उसकी दादी के चारों तरफ घूमता है, और कुछ सेकंड बाद ही उसकी दादी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे ज्योति, तुमने अचानक ऐसा क्या किया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई? अभी तो मुझे जरा भी ताकत महसूस नहीं हो रही थी और अब मैं खड़ी हो गई, और बल्कि मैं तुम्हारे साथ डांस भी कर सकती हूँ। अब मैं अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अपनी दादी को इतने समय बाद अच्छे से घूमते फिरते हुए देखकर ज्योति बहुत खुश होती है और मन ही मन जादुई मेकअप किट का धन्यवाद करती है। आपका लाख लाख शुक्रिया जादुई मेकअप किट। अगर आज आप ना होती तो मेरी दादी पहले की तरह तंदुरुस्त ना हो पाती, और आपकी वजह से मेरी दादी बिल्कुल ठीक हो गई। ज्योति की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है और ज्योति मेकअप किट का धन्यवाद करती है। ज्योति अच्छे दिल की होती है, जिस वजह से उसके मन में कोई और लालच नहीं होता और वो बस अपनी दादी को ठीक करने के बाद वापस काम पर जाने लगती है और रोजाना उतनी ही मेहनत करके अपना घर का खर्चा और अपनी दादी का ख्याल रखती है। रोजाना ज्योति काम पर जाती और काम से वापस आती। ऐसे ही उसे धीरे धीरे काम करते करते अच्छी सैलरी मिलने लगती है और धीरे धीरे पैसे बचाते बचाते ज्योति अपने पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है और अपने और अपनी दादी के लिए एक बहुत अच्छा घर बनवाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद ज्योति ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उसे चलाने लगती है। ब्यूटी पार्लर की दुकान की वजह से ज्योति अपनी दादी का भी ख्याल रख पाती और अपने घर का भी काम संभाल पाती। ज्योति की तरक्की को देखकर रिया ज्योति के घर आती है और उससे कहती है, अरे ज्योति, तुमने तो अपनी तरक्की के बारे में बताना भी नहीं समझा। तुमने अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा कर लिया कि तुमने इतना अच्छा घर बना लिया और एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया? मुझे भी इन राज के बारे में बताओ। रिया के बहुत बार पूछने पर भी ज्योति नहीं बताती, लेकिन रिया जब उसे उसकी दादी की कसम दे देती है तो ज्योति को बताना ही पड़ता है और ज्योति सारी बात रिया को बताती है। सारी बात सुनने के बाद रिया के मन में लालच आ जाता है और वो उसी रास्ते पर जाती है जहाँ पर वो महल होता है। उस महल के पास जाते ही रिया उस महल में घुस जाती है और उस जादुई मेकअप किट से आवाज आती है, रिया, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अब जब तुम महल में आ ही गई हो तो तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे कि तुम अपने आप को खूबसूरत बना सको। इसलिए सवाल ये है कि अगर तुम्हें खूबसूरत होने के लिए एक फेस वॉश मिल जाए तो तुम वो लेना पसंद करोगी, या फिर पास में मुसीबत में फंसी तुम्हारी दोस्त हो तो तुम उसको बचाना पसंद करोगी? मैं तो बहुत अमीर हूँ, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। अगर कोई कमी है मेरे पास तो बस वो मेरी सुंदरता है। अगर मैं एक बार सुंदर हो जाऊँ तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं वो फेस वॉश लेना पसंद करूंगी।
अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे सामने रखी हुई मेकअप किट को तुम अपने फेस पर लगा लो और मेकअप लगाने के बाद तुम उस फेस वॉश को मांग लेना। तुम्हें वो फेस वॉश मिल जाएगा। इसके बाद तुम सुंदर हो जाओगी। मेकअप किट लगाते ही रिया अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर कहती है, अरे वाह, अब तो मुझे मेकअप किट के जादू की वजह से सुंदर होने का भी मौका मिल गया। अब मैं दुनिया में किसी से भी दोस्ती नहीं रखूंगी, सब लोगों से दूर रहूंगी क्योंकि मैं एक अमीर लड़की हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हे जादुई मेकअप किट, अब मुझे तुम जल्दी से सुंदर कर दो। रिया के इतना कहते ही जादुई मेकअप किट से एक दिव्य रोशनी आती है और उसके चारों तरफ घूमती है। ये सब देखकर रिया बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी बदसूरत शक्ल और भी ज्यादा बदसूरत हो जाती है और वो बहुत ज्यादा बेकार दिखने लगती है। पर जैसी ही रिया अपने आप को शीशे में देखती है तो वो चौंक जाती है और डर जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? ज्योति की तो बोली गई सारी बात सच हो गई, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिया की बातें सुनकर मेकअप किट उसके कमरे में आती है और कहती है, रिया, तुमने हमेशा ही लालच किया और तुमने किसी की भी इज्जत नहीं करी। दुनिया में तुम्हें बहुत अच्छे लोग भी मिले, लेकिन तुम्हें अपने अमीर होने के घमंड में कुछ भी नहीं दिखाई दिया, इसलिए तुमने इस बार भी इतना अच्छा मौका गवा दिया। तुमने लालच किया और तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल गया। रिया भागकर ज्योति के घर जाती है और अपनी सारी बातें ज्योति को बताती है। ज्योति वो सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ज्योति वो सारी बातें समझ चुकी थी कि रिया ने अपने लालच की वजह से अपने आप को बदसूरत बना लिया, लेकिन ज्योति के पास जादुई मेकअप किट का जादू होता है, इसलिए वो अपने दोस्त को फिर से बचा लेती है। हे जादुई मेकअप किट, मैं जानती हूँ मेरी दोस्त थोड़ी सी लालची है और घमंडी भी, लेकिन मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और मुझे यकीन है ये बदल जाएगी। कृपया करके आप इसे सुंदर बना दो। ज्योति के कहने पर रिया सुंदर हो जाती है। अरे वाह ज्योति, तुम्हारे जादू ने तो बिल्कुल कमाल कर दिखाया। मैं बहुत सुंदर हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम तो मेरी अच्छी सहेली हो, तुमने मेरा मुसीबत में साथ दिया। तुम्हारे साथ बस इतना ही नहीं बल्कि और भी अच्छा होगा। जब तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगी तो तुम्हारे साथ भगवान अच्छा करेगा। इसलिए आज के बाद प्रॉमिस करो तुम सबके साथ अच्छे से व्यवहार करोगी और सबकी इज्जत करोगी। ज्योति की बातों से रिया को बहुत अच्छी सीख मिलती है और ज्योति पहले की तरह अपनी घमंडी रिया को बदल देती है और एक अच्छी रिया बन जाती है। और जैसे ज्योति सबकी मदद करती है, वैसे ही रिया भी सबकी मदद करती है और हंसी खुशी साथ में घूमने फिरने लगती हैं। जादुई नदी का सुनहरा अंगूर। रामपुर गांव में राघव और मोहन नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। पहले तो दोनों भाई एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन राघव की शादी हो जाने के बाद बिमला ने आते ही दोनों भाइयों के बीच दरारें पैदा कर दी, जिसकी वजह से अब दोनों भाई अलग अलग अपना परिवार लेकर रहा करते थे। लेकिन राघव की पत्नी बिमला बहुत ही ज्यादा चालाक और लालची थी, इसलिए वो घर की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेती है और मोहन के हिस्से में छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी आती है, जिसमें वो अपनी पत्नी ममता के साथ रहा करता था। जहाँ राघव अपने किराने की दुकान चलाया करता था, वहीं बेचारा मोहन जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ऐसे ही आज भी। अगर आज आप इतने सीधे नहीं होते ना, तो जेठानी जी और जेठ जी आपका इस तरफ फायदा नहीं उठाते और हमें भी हमारा हिस्सा मिल जाता। देखो ममता, मुझे नहीं पता कि किसके हिस्से में क्या लिखा है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, हमारे नसीब में जो लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा, फिर चाहे जो भी कितना भी हाथ पैर मार ले। इसलिए अब तुम भी इन सब बारे में सोचना बंद कर दो और अपने काम पर ध्यान दो। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। इतना कहकर मोहन हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ चल देता है, लेकिन जंगल जाने के बीचों बीच एक नदी बह रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। इसलिए गांव का हर व्यक्ति उस नदी को पार करने से बहुत ही ज्यादा डरता था और जंगल जाने के लिए वो सब पहाड़ी के दूसरी तरफ वाले रास्ते से जाया करते थे और इसी तरह मोहन भी पहाड़ी के दूसरे वाले रास्ते से जंगल जाया करता था। लेकिन आज जब मोहन पहाड़ी वाले रास्ते से जा रहा होता है, तो वो देखता है कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पत्थर पड़ा होता है, जिससे आगे जाने का पूरा रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर मोहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है
और कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब तो मुझे उस नदी वाले रास्ते से ही जंगल जाना पड़ेगा। इतना कहकर मोहन नदी के रास्ते संभल कर नदी पार करने की कोशिश करता है। उसी समय उसे नदी में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब मोहन वापस से मुड़कर देखता है तो उसे नदी में एक बूढ़ी औरत डूबती हुई दिखाई देती है और वो मोहन से कहती है, सुनो बेटा, मेरी मदद करो, मैं इस नदी में डूब रही हूँ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता बेटा, बचाओ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मोहन फटाफट से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि मोहन एक दयालु और नेक दिल इंसान था। इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और उसे नदी से बाहर निकालता है। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत नदी से बाहर आती है, वैसे ही वो नदी गायब होकर एक जादुई सुनहरे अंगूर के बगीचे में बदल जाता है और वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। ये सब होता देखकर मोहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी समय वो परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भले इंसान, आज तुमने मेरी मदद करके मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। आखिर ये सब क्या है और वो नदी कहाँ गई और ये सुनहरे अंगूर का बगीचा कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? चिंता मत करो युवक, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। दरअसल ये नदी एक मायावी नदी थी और मैं मायावी नगरी की राजकुमारी ऐश्वर्या हूँ। मुझे मेरी गलती की वजह से स्वामी अघोरी नंद ने एक श्राप दिया था और कहा था, जब तक कोई नेक दिल इंसान इस रास्ते से गुजरते समय मेरी मदद नहीं करेगा, तब तक मैं अपने असली रूप में कभी नहीं आ सकती हूँ। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं वापस से अपने असली रूप में आ पाई हूँ और मैं इसी जादुई सुनहरे अंगूर के बगीचे की राजकुमारी हूँ। इसलिए जब तुमने मेरी मदद की है तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर ऐश्वर्या परी मोहन को अपने साथ अपनी मायावी नगरी में लेकर जाती है, जहाँ पर चारों तरफ जादुई सुनहरे अंगूर के पेड़ लगे होते हैं और सोने की तरह चमक रहे होते हैं। उसी समय मायावी नगरी की रानी माँ वहाँ पर आती है और कहती है, आपका हमारे मायावी नगरी में स्वागत है नेक दिल इंसान। आज आपकी वजह से मेरी पुत्री फिर से अपने असली रूप में आ पाई है, इसलिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वरना हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि हमारी पुत्री फिर से कभी अपने असली रूप में आ पाएगी भी या नहीं। लेकिन हमें पता नहीं था कि आज भी इस दुनिया में आपके जैसे नेक दिल इंसान मौजूद हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी माँ, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था और इसके बदले आप लोगों ने मुझे जो आदर और सम्मान दिया है, ऐसे तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपना जैसा लग रहा है। अब मैं चलता हूँ, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और अभी तो मुझे जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर लानी है, वरना शाम को मेरे घर पर चूल्हा नहीं जल पाएगा। सुनो युवक, आज तुमने जो हमारी मदद की है, इसके बदले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, जिससे आपको फिर से दोबारा लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सुकून से अपनी जिंदगी गुजार पाओगे। ये लो, ये हमारे बगीचे के जादुई सुनहरे अंगूर हैं। इन अंगूर से आप जो भी कुछ मांगोगे, ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और फिर आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जैसे ही मायावी नगरी से बाहर आता है, वैसे ही वो जादुई सुनहरे अंगूर का बगीचा फिर से गहरी नदी के रूप में बदल जाता है और मोहन वहाँ से खुशी खुशी वो जादुई सुनहरा अंगूर लेकर अपने घर आ जाता है। और जब वो घर आकर इस बारे में अपनी पत्नी ममता को सब बताता है, तो उसकी बात सुनकर ममता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर मोहन उस जादुई सुनहरे अंगूर की मदद से अपनी बड़ी सी होलसेल की दुकान खोलता है और अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक आलीशान घर में बदल देता है। देखते ही देखते उसकी गरीबी पूरी तरह से मिट जाती है। लेकिन जब ये सारी बात राघव को पता चलती है, तो उसके मन में भी लालच आ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ उसी नदी के पास जाता है और कहता है, देखना बिमला, अब हम भी जादुई सोने के अंगूर पाकर पहले से और भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे, लेकिन इसके बदले
तुम्हें इस नदी में डूबने का नाटक करना होगा, जिससे मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। और फिर वो परी मुझसे भी खुश होकर मुझे भी जादुई सोने के अंगूर दे देगी। अरे आप देखना जी, मैं डूबने का ऐसा नाटक करूंगी कि हर कोई धोखा खा जाएगा। लेकिन हाँ, आप बस मुझे थोड़ा धीरे से धक्का मारना। इतना कहकर राघव बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी बिमला को नदी में धक्का मार देता है और बिमला भी कुछ देर डूबने का नाटक करती है। लेकिन जब उसे सच में लगता है कि वो सच में डूब जाएगी, तो वो राघव से कहती है, अरे सुनिए जी, मुझे बचाइए, मैं सच में डूब रही हूँ। अरे बिमला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। इतना कहकर राघव जैसे ही बिमला की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वो भी नदी के अंदर गिर जाता है और फिर दोनों ही मिलकर मदद की गुहार लगाने लगते हैं। उसी समय राघव कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे लगता है यहाँ कोई अप्सरा नहीं है और ना ही कोई जादुई सुनहरे अंगूर का बगीचा है। हमने तो खामा ही लालच में आकर अपनी जान को खतरे में डाल दी है। सुनिए जी, अब क्या होगा? हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे जी? मैं मरना नहीं चाहती, हमें बचा लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता भाग्यवान, हमें शायद हमारी लालच की ही सजा मिल रही है, इसलिए जिंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए राघव और उसकी पत्नी बिमला उसी गहरी नदी में डूब जाते हैं और उनके लालच का उसी दिन अंत हो जाता है। जादुई हेयर बैंड का घर। बहुत समय पहले की बात है, किशोरगंज गांव, जहां राजू अपनी बेटी अलका के साथ रहता था। राजू की पत्नी कुछ समय पहले ही एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसी थी, जिसके बाद राजू की बहन सुलोचना ने उसे दूसरी शादी करने का सुझाव दिया। राजू बहुत मना करने के बाद मान जाता है और कविता नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। राजू की अपनी सगी बेटी कोमल थी, जो बहुत साधारण तरीके से रहती थी। वहीं दूसरी तरफ राजू की दूसरी बीवी कविता की बेटी कंचन थी, जो बहुत ज्यादा सज धज कर रहती थी। राजू हमेशा से सोचता था कि अपनी पत्नी के चले जाने के बाद वो दूसरी औरत से शादी करेगा तो उसकी बेटी कोमल की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन राजू जिस औरत से शादी करता है, वो औरत पैसों की बहुत भूखी होती है और वो राजू का पैसा देखकर उससे शादी कर लेती है। राजू की पत्नी कविता हमेशा से ही अपनी बेटी को ही चाहती थी और राजू के सामने राजू की बेटी को प्यार करने का ढोंग किया करती थी। राजू की उम्र कविता से ज्यादा थी और राजू अपना घर परिवार चलाने के लिए काम के सिलसिले से शहर जाया करता था और वहाँ कई महीना काम करके अपनी मेहनत का पैसा कमाकर लाया करता था। और सीधा होने की वजह से राजू कविता को समझ नहीं पाता और जो भी पैसे वो कमाता वो अपनी पत्नी कविता के हाथ सौंप देता। राजू हर बार इसी तरह कविता के हाथ में पैसे दे दिया करता और इस वजह से कविता राजू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन की बात है, जब राजू काम के सिलसिले से बाहर जाता है, तब कविता अपनी बेटी कंचन के साथ मिलकर राजू की बेटी कोमल को बहुत ज्यादा परेशान करती है। सुन, अब छोटी बच्ची बनकर हमें मत दिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू सारे काम संभालती है। मेरे आने से पहले तूने पूरे घर का काम संभाला है, तो अब तू ही पूरे घर का काम संभालेगी, क्योंकि मैं तो हाथ नहीं लगाने वाली कोई भी काम को। माँ, इसे कहिए कि मुझे सैंडविच खाने हैं, मेरे लिए सैंडविच बना दे। माँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ और मेरी नन्ही कोमल हाथ मुझे और काम करने में सपोर्ट नहीं कर रहे और मैं थक चुकी हूँ। प्लीज कंचन, अपना सैंडविच खुद बना लो, तुम भी तो मेरी जितनी ही बड़ी हो ना। मेरी बेटी से जुबान मत लड़ा, तू अभी जा और जाकर अच्छा सा सैंडविच बना कर ला, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। कविता अपनी बेटी कंचन के साथ मिलकर कोमल को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है और हमेशा ही डरा धमकाकर उससे सारे काम करवाती है। पूरा रात दिन मेहनत करके कोमल पूरा घर चमका कर रखती, किचन में खाना बनाती और चैन की 2 वक्त की रोटी भी ना खा पाती और तो और उसे चैन की नींद भी नहीं मिलती। रोजाना ऐसे टॉर्चर के साथ कोमल परेशान हो जाती है और अपने बेड पर बैठकर रोते हुए अपनी माँ को याद करती है। काश माँ, आप हमारे पास होती तो आप हमारा कितना ध्यान रखती। आप कहाँ चली गई माँ? आपके बिना इस दुनिया में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पिताजी अपने काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं और ये सौतेली माँ मुझ पर हमेशा अत्याचार करती है।
कोमल की सौतेली माँ उस पर दिन और अत्याचार करती और ये बात कोमल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कविता अपनी बेटी कंचन को घुमाती फिराती और बहुत प्यार करती। कोमल ये सब देखकर अपनी माँ को हमेशा याद करती। एक दिन की बात है जब कविता अपनी बेटी कंचन को अपने साथ एक बड़ी सी पार्टी में ले जाने वाली होती है। कोमल, जा अपनी बहन कंचन की मदद कर दे, उसे आज मेरे साथ एक बड़ी पार्टी में जाना है। हो सकता है बहुत अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं कंचन का रिश्ता उससे तय कर दूंगी। आज बहुत सारे रिश्तेदार हमें मिलने वाले हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं कई सालों बाद उनसे मिलने जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सब में से सुंदर दिखे। माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? मैं भी तैयार हो जाती हूँ कंचन के साथ साथ। बहुत दिनों से देख रही हूँ तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। चल अब जा यहाँ से, अपनी बहन को तैयार कर दे ताकि हम समय से पार्टी में पहुँच जाए। कोमल रोते रोते कंचन को तैयार कर देती है। थोड़ी देर बाद कंचन और कविता पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुँचते ही कविता और कंचन खूब एंजॉय करते हैं। कविता की पुरानी दोस्त मिलती है और ढेर सारी बातें करती है। कोमल घर में अकेली होती है और अपनी सौतेली माँ के अत्याचार के बारे में सोच सोच कर रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कंचन के रिश्ते की बातें चल रही होती है, लेकिन कविता की दोस्त के बेटे को कंचन बिल्कुल पसंद नहीं आती और तभी कविता की दोस्त का बेटा कहता है, माँ, मुझे संस्कारी और अच्छी लड़की चाहिए जो चीजों को समझे और घर चला सके। सिर्फ सुंदर होना ही काफी नहीं है और ये लड़की कंचन, इसको तो किसी भी काम को करने की अकल नहीं है। मैं ऐसी लड़की को अपनी पार्टनर कैसे बना सकता हूँ? बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी बहुत समझदार है और तुम चाहो तो कभी इसे पर्सनली भी मिल सकते हो। कविता की बेटी कंचन को रिजेक्ट करके कविता की दोस्त का बेटा वहाँ से चला जाता है और ये बात कंचन को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। कंचन अपनी माँ के साथ गुस्से से घर वापस आती है और पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए कुछ न कुछ कहती रहती है। ये सब देखकर कविता भी चिंतित हो जाती है। बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी और वो लाइन तेरी माँ लगाएगी, तो चिंता मत कर। एक से एक लड़के हैं, वो तुझे पसंद करेंगे। हो सकता है ये लड़का अच्छा ही ना हो तेरे लिए। कविता अपनी बेटी को जैसे तैसे समझा देती है। तभी कोमल दोनों के लिए पानी लेकर आती है। माँ, कुछ हुआ है क्या? आप दोनों का मूड इतना अपसेट क्यों है? तू चुप कर मनहूस लड़की, तेरी रोक टोक की वजह से अच्छा लड़का मेरे हाथ से निकल गया। अगर तू हमें ना टोकती कि तुझे भी पार्टी में जाना है तो हम सीधा ही चुपचाप निकल जाते। तेरी टोक की वजह से आज ये रिश्ता कैंसिल हो गया। माँ, आप हमेशा मुझे सुनाती रहती हो। अब मेरा इसमें क्या फॉल्ट है? मैंने तो सिर्फ आपसे बोला था, आपने मुझे साफ मना कर दिया और मैं घर पर अकेली रही, जबकि मुझे अकेले रहने से डर लगता है। ये आप अच्छे से जानती हैं। आप कभी मेरी सगी माँ बन ही नहीं सकती। कोमल बहुत ज्यादा नाराज होती है कि हमेशा उसकी सौतेली माँ उसे डांटती धमकाती रहती है और कभी भी उसकी इज्जत नहीं करती, जिस वजह से कोमल अपने मन की बात बोलती है और घर छोड़कर बाहर चली जाती है। चलते चलते कोमल एक नदी के पास पहुंचती है और ये सारी बातें बड़बड़ा रही होती है। तभी नदी से आवाज आती है, तुम परेशान मत हो बेटी, तुम तो एक काबिल लड़की हो जिसे पूरा घर संभालना बहुत अच्छे से आता है। तुम बहुत छोटी उम्र से काम करती आ रही हो, जिस वजह से तुम बहुत होशियार हो, अपनी उम्र से भी बढ़कर। मुझे तुम्हारी जैसी बेटियों पर गर्व है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी देखरेख करी है, जो तुम्हें सब कुछ करना आता है। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी करी ताकि वो औरत मेरा ख्याल रख सके, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरे ऊपर अत्याचार पर अत्याचार करती रही और मैं बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब तो लिमिट क्रॉस हो गई थी, इसलिए मैं आज घर छोड़कर आ गई हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जब तक पिताजी आएंगे तब तक मैं कहाँ रहूँ, मैं नहीं जानती। कोमल की बातें सुनकर नदी भी उदास हो जाती है। तभी नदी उससे कहती है, मैं जादुई नदी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मन की हर बात जानती हूँ। तुम्हें तुम्हारी सौतीली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं और उनका अत्याचार सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। ये लो, मैं तुम्हें जादुई हेयर बैंड देती हूँ। इस जादुई हेयर बैंड को अपने सर में लगाकर तुम जो भी इच्छा मांगोगी वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। थैंक यू नदी जी, आपने मेरी हेल्प करी। मैं बहुत खुश हूँ कि इस दुनिया में आपके जैसे लोग हैं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूं। मुझे आज तुम मिली, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करी।
कोमल उस हेयर बैंड को पहनकर उस नदी के पास अपनी इच्छा मांगती है। हे जादुई हेयर बैंड, मुझे मेरे पिताजी का साथ चाहिए और हमें एक अच्छा और बड़ा घर चाहिए जिसमें हम खुशी खुशी रह सके और उसमें जरूरत की सारी चीजें रखी हो ताकि पिताजी मुझे छोड़कर शहर में काम करने ना जाया करे। मैंने तुम्हारी इच्छा को चुटकी में पूरी कर देना है, लेकिन तुम्हारे दर्द को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है कि तुम्हें मुझसे कुछ और नहीं बल्कि तुम्हें एक घर चाहिए जिसमें तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ हो। हेयर बैंड जी, अगर आप मुझे उस घर में सारी जरूरत की चीजें दे देंगे तो मेरे पिताजी को बाहर पैसे कमाने नहीं जाना पड़ेगा और इससे अच्छी बात क्या होगी जब पिताजी मेरे पास 24 घंटे रहेंगे। जादुई हेयर बैंड उसी जंगल में कोमल के लिए एक विशाल पेड़ पर बहुत सुंदर घर बना देता है जिसमें जरूरत की सारी चीजें होती है और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से कोमल के पिताजी वापस गांव में आ जाते हैं और सीधा कोमल के नए घर में पहुंचते हैं। कोमल अपने पिताजी को सारी दुर्घटना के बारे में बताती है। ये सब सुनकर उसके पिताजी को एहसास होता है। बेटा, दूसरी शादी मैंने तेरी देखरेख के लिए करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो औरत इतनी लिचड़ निकलेगी। मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। कोमल अपने पिताजी के साथ उस घर में बहुत खुश होती है। कोमल की जरूरत के हिसाब से उस घर में हर चीज मौजूद होती है जिसकी उसकी जरूरत होती है। कोमल अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छा समय बिताती है और हंसी खुशी अपना जीवन जीती है। कोमल के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और अगर कोमल को कुछ भी चाहिए होता वो अपने जादुई हेयर बैंड से कहकर मंगवा लेती और अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। स्वर्गवासी माँ बाप के सोने के सिक्के। बहुत समय पहले की बात है। दशरथपुरी नामक गांव में दिया बहुत समय से अकेले रह रही थी। दिया के माता पिता का देहांत बहुत सालों पहले ही हो गया था, जिस वजह से दिया अपने घर का खर्चा और अपने पेट पालने के लिए खुद ही अकेले दम पर पैसे कमाया करती थी। दिया को हमेशा से ही पार्लर का काम करना बहुत पसंद था, जिस वजह से दिया पार्लर का काम सीखती है और फिर उसी पार्लर में जॉब करने लगती है। धीरे धीरे दिया के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। दिया उन पैसों से अपने घर में पार्लर का कुछ सामान जैसे फेशियल किट, आईब्रो बनाने वाला धागा, वैक्स हीटर, ये सारी चीज अपने घर पर लाकर रख लेती है ताकि संडे के दिन जब उसके पार्लर की छुट्टी हो तो वो अपने घर से ही कुछ कस्टमर को अटेंड कर सके और डायरेक्ट पैसा कमा सके। इस बात से बेखबर उसके मालकिन उसे बहुत लाड प्यार से रखती थी क्योंकि दिया शुरुआत से उसके यहाँ पर काम कर रही होती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संडे के दिन दिया अपने घर से बाहर मार्केट में जाती है और पार्लर का कुछ सामान खरीद रही होती है कि तभी उसे अपनी मालकिन मार्केट में मिल जाती है। नमस्ते मालकिन, आज आप मार्केट में आई है? तुझे तो पता ही है, शादी का सीजन चल रहा है और बहुत सारे कस्टमर वैक्स फेशियल कराने आते हैं और यही सामान मेरे पास कम था, इसलिए मैं फेशियल किट और वैक्स लेने आई हूँ। लेकिन तू क्या कर रही है इस मार्केट में? वो मेरे घर में भी शादी का सीजन आ रहा है और घर में कोई होता नहीं है जिससे मैं कह दूं और वो सामान ले आई, इसलिए संडे का दिन था तो मैं खुद ही मार्केट में आ गई। मुझे अपने लिए हेयर ऑयल, वैक्स और मेहंदी लेनी है। दिया अपनी मालकिन के सामने सारी बातें घुमा देती है और वो सारा सामान अपने लिए बताकर बात खत्म कर देती है और वहाँ से सामान लेकर घर पहुँचती है। दिया बहुत ज्यादा सीधी होती है जिस वजह से लोग उसका फायदा उठाते हैं। घर पहुँचते ही दिया के घर में पड़ोस की 2 आंटी आती है। दिया बेटा, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है और शादी से पहले बहुत सारी रस्में होती है जैसे हल्दी, मेहंदी, और तुझे तो पता ही है हम इतना पैसा नहीं लगा सकते कि हम अपनी बेटी का सारा पार्लर का काम बाहर से करवाएं। इसलिए तू ही मेरी बेटी की शादी में उसका फेशियल, वैक्सिंग और जो भी एक दुल्हन करवाती है वो कर दियो। आंटी, आपको तो पता ही है कि मैं जॉब करती हूँ। संडे की वजह से मैं आज बाहर मार्केट में सामान लेने गई थी, लेकिन मैं हमेशा फ्री नहीं होती। अगर आपको काम करवाना है तो मैं ये सारा काम रात को कर सकती हूँ। दिया की बातें सुनकर दिया की पड़ोस की आंटी थोड़ा बहुत सोचती है और फिर आपस में बातें करके दिया से कहती है, बेटा, हम चाहते हैं कि तुम ही हमारी बच्ची का मेकअप करो, मेहंदी लगाओ और जो भी एक दुल्हन करवाती है, और हम इसके अच्छे पैसे तुम्हें देंगे।
नहीं नहीं आंटी, आपसे किस बात के पैसे लेने, आप तो मेरी आंटी की तरह हो। हाँ मेरी गुड़िया, एक तू ही तो है जो हमें समझती है। 5 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और तुझे अभी से मेरी बेटी के लिए समय निकालना पड़ेगा और देर रात तक तुझे घर में बाकी और लोगों का भी ध्यान रखना होगा, मेरा कोई भी रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। दिया की पड़ोसन आंटी बहुत ज्यादा चालाक और तेज होती है, जिस वजह से वो दिया को बातों में उलझाकर उससे फ्री में सारे काम करवाने के लिए हाँ करवा लेती है। इसके बाद दिया समझ जाती है कि वो सारा काम करेगी, लेकिन उसका उसे 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। दिया पार्लर जाती, पार्लर से फ्री होकर जब शाम को घर वापस आती तो अपनी पड़ोसन के घर चली जाती। वहाँ जाकर पड़ोसन आंटी की बेटी प्रिया का फेशियल करती, फिर इसी तरह अगली रात जाती तो फुल बॉडी वैक्स करती। ये सारे काम बहुत ज्यादा कठिन थे जो दिया को अकेले ही करने पड़ रहे थे। ये सब काम करके दिया थक जाती और थोड़ा बहुत खा पी कर अपने घर सो जाती। अगले दिन हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होता है। दिया सुबह तैयार होकर पार्लर के लिए निकल रही होती है कि तभी पड़ोसन आंटी उसे रोक लेती है। बेटा आज तो पार्लर मत जा, क्योंकि आज तो हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है और ये सारा काम तुझे ही करना है। आंटी आप मुझे किसी भी काम का पैसा नहीं दे रही, आंटी आप मुझे किसी भी काम का पैसा नहीं दे रही हो और न ही आपने अपना सामान दिया। आपने ऑलरेडी मेरा बहुत समय खराब कर दिया है। मैं रात को ही आ सकती हूँ और तो और मेरी जॉब का पैसा कटेगा वो अलग, मैं इतना लॉस नहीं होने दे सकती अपना। वैसे तो तू अपने आप को मेरी बेटी कहती है और अब तू पीछे हट रही है। दिया जैसे तैसे बातें घुमाकर अपने पार्लर के लिए निकल जाती है और अपने पार्लर में पहुंचकर काम संभालती है। रात को थक हार कर अपने घर वापस आती है और अपनी पड़ोसन आंटी के घर चली जाती है। बेटा तुझे पूरे घर को मेहंदी लगानी है, कम से कम 15 औरतें हैं, क्या तू लगा देगी? नहीं आंटी, मैं मुश्किल से 5 या 6 औरतों को ही लगा सकती हूँ और एक प्रिया को। दिया की बातें सुनकर उसके पड़ोसन आंटी एक मेहंदी वाले को बुला लेती है। दिया और वो मेहंदी वाला लड़का मिलकर सभी को मेहंदी लगा देता है। देर रात को दिया अपने घर वापस लौटती है और सो जाती है। अगले दिन दिया की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। दिया को ढंग से आराम न मिलने की वजह से थकावट हो जाती है और वो बुखार में अपने घर में पड़ी रहती है और 1 हफ्ते तक पार्लर नहीं जाती। उसी बीच उसकी पार्लर वाली मालकिन दिया के घर के आसपास आती है और उसे पता चलता है कि दिया रात दिन यहाँ पर शादी का काम कर रही है और जिस वजह से थक हार के उसकी तबीयत खराब हो गई। ये सब सुनकर मालकिन गुस्से में आ जाती है और इस वजह से उसकी पार्लर वाली मालकिन दिया की जगह कोई और लड़की रख लेती है। कुछ दिनों बाद जब दिया ठीक होकर अपने पार्लर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी जगह कोई और लड़की काम कर रही है। तभी दिया अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आप मेरी जगह कोई और लड़की को कैसे रख सकती हो? आपको तो पता है मैं आपके यहाँ बहुत छोटी उम्र से काम कर रही हूँ। यहाँ पर काम करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है और मैं यहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी चला रही हूँ। ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तेरी तबीयत क्यों बिगड़ी है। तूने इतनी मेहनत करी है कि अपने पड़ोसन आंटी के यहाँ शादी का काम संभाल लिया और रातों रात उनके घर बैठकर मेहंदी लगाई, जिस वजह से तुझे आराम करने को नहीं मिला, इसलिए तेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ मैंने उनके यहाँ पर काम किया है, लेकिन मुझे इसका 1 पैसा नहीं मिला। पड़ोसन आंटी मेरे पड़ोस में रहती है, जिस वजह से मुझे उनका सारा काम मुफ्त में करना पड़ा। अरे मुझे कहानी मत सुना, मुझे तुझसे कोई काम नहीं कराना और मैंने तेरी जगह कोई और लड़की रख ली है। अब तू मेरे यहाँ पर काम करने नहीं आएगी और न ही मुझे तेरी जरूरत है। तूने मेरे साथ धोखा किया है और पीछे से तूने पैसा भी कमाया है। दिया की तबीयत अभी ढंग से ठीक भी नहीं हो पाई थी कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। दिया अपना घर खर्च पार्लर में काम करके चला रही थी और अब उसके पास किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं रहती, जिस वजह से दिया के हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं और दिया घर में पड़े पड़े अपने घर चलाने के बारे में सोच रही होती है। हे भगवान, हम सीधे लोगों के साथ गलत क्यों होता है? मैंने तो काम का 1 रुपया तक नहीं लिया और मेरी मालकिन को लगता है कि मैं पीछे से कमाई कर ली और तो और उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होगा? दिया ये सब सोच रही होती है और रो रही होती है। तभी पास में दीवार पर लगी हुए फोटो में से उसके स्वर्गवासी माता पिता की फोटो में से आवाज आती है, मेरी प्यारी बेटी, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। सुनो, उठो और मेरे पास आओ।
माँ, आप कहाँ से बोल रही हो? मेरे सामने आओ, मुझे ऐसे मत तड़पाओ। मैं सच में आपसे मिलना चाहती हूँ। ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ पर गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं करता। और तो और मेरी मालकिन ने मुझे अपनी बात रखने भी नहीं दी और काम से निकाल दिया। माँ, मुझे आपसे मिलना है। मेरी प्यारी गुड़िया, हम तुमसे मिल तो नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। तेरे पिताजी और मैं तेरी मदद करना चाहते हैं। बेटा, तूने अकेले दम पर अपना पेट पाला, हम ये देखकर बहुत खुश है। तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दिया के माता पिता ये सब बोल रहे होते हैं और दिया उनके पास आकर खड़ी हो जाती है कि तभी उसके माता पिता उसे सोने के सिक्के देते हैं। बेटा, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें स्वर्ग में सोने के सिक्के मिले हैं, जो हम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें स्वर्ग में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती और हम तेरी मदद करने यहाँ आए हैं। ये सारे सोने के सिक्के तू अपने पास रख ले और इन्हें बेचकर तू अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती है। अपने पिता की बातें सुनकर दिया को बहुत अच्छा लगता है और दिया अपने माता पिता को धन्यवाद करती है। पिताजी, मुझसे जितना हो सका मैंने उतना पैसा कमाया, लेकिन मैंने मुफ्त में काम किया जिसका मुझे ना तो पैसा मिला और ना ही कुछ, बल्कि मेरी नौकरी भी चली गई और अब मेरी मालकिन मेरे पर भरोसा भी नहीं करती। लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि इस जालिम दुनिया से आपने मुझे बचा लिया। दिया के माता पिता दिया को सोने के सिक्के देकर वहाँ से चले जाते हैं। दिया उन सोने के सिक्कों को लेकर सुनार के पास जाती है और वहाँ जाकर उन्हें बेच देती है। सोने के सिक्के बेचकर दिया को अच्छी खासी रकम मिल जाती है और वो उन पैसों को लेकर अपने घर के बाहर एक पार्लर का बोर्ड लगाती है। दिया अपना काम अब घर से करने लगती है और पार्लर की जरूरत की सारी चीज वो घर में ले आती है। दिया को उन सोने के सिक्कों से बहुत मदद मिलती है और वो अपना पार्लर घर से चलाने लगती है। समय के साथ साथ दिया का पार्लर चलने लगता है और उसे अच्छा पैसा मिलने लगता है। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे दिया खूब पैसा इकट्ठा कर लेती है और दिया उस गांव से दूर जाकर शहर के किनारे अपना एक छोटा सा कमरा खरीदती है। इसके बाद एक दुकान खोलती है जिसमें दिया अपना खुद का पार्लर चलाती है। शहर पहुंच जाने की वजह से दिया को उसकी मेहनत का पैसा मिलता है और दिया वहां खुशी खुशी बहुत कमाई करती है और अपना गुजारा अच्छे से करती है। दिया की तरक्की दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और दिया के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाता है। दिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती है। अब दिया के पास किसी बात की कोई कमी नहीं होती। दिया जब चाहे तब अपने पार्लर में काम करती और जरूरत पड़ने पर आराम भी कर लेती है। दिया अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करती है और ये सब देखकर उसके स्वर्गवासी माँ पिता बहुत खुश होते हैं। दिया की मालकिन को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि दिया ने उस काम का एक पैसा नहीं लिया और ये सब सुनकर दिया की मालकिन को उसकी गलती का एहसास होता है और वो दिया के पार्लर में चलकर आती है और दिया से माफी मांगती है। ये सब देखकर दिया अपनी मालकिन को माफ कर देती है, लेकिन अब दिया का खुद का पार्लर होता है, इसलिए दिया को अपनी मालकिन के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती। दिया की तरक्की देखकर दिया की मालकिन भी बहुत खुश होती है और दिया को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है और दिया हंसी खुशी रहने लगती है।